बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर तनवीर अनवर ख़ान आपके लिए आज अपनी दूसरी किताब परछाई और अक्स से एक नावल लेके आई हूँ। 53 नंबर की कहानी है ये हमारी और उसका नाम है जाओ माफ़ किया। ये मेरी दूसरी किताब परछाई और अक्स से मैंने लिया है नावल। तो जो व्यूवर्स मेरी कहानियों को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, मैं उनकी बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। और आप बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब मैं कोई कहानी लोड करूँ तो आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। ये मेरी कहानी जाओ माफ़ किया 1984 में आंचल रिसाले में शाया हुई थी। तो आइए हम अपना ये नावल सुनते हैं, जाओ माफ़ किया। अब मेरी 13 कहानियाँ हैं परछाई और अक्स किताब में और उसमें से मैं 9 पहले लोड कर चुकी हूँ और 4 मेरे नावल हैं जो मैं अब आपको सुनाऊंगी इंशाल्लाह। तो फिर परछाई और अक्स की लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वीडियो में कौन सी नावल है, तो वो फिर आप लोग सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो आइए हम अपनी नावल सुनते हैं, जाओ माफ़ किया। 10-11 साल का लड़का कोठी की मुंडेर पर चढ़ा जल्दी जल्दी आम तोड़ रहा था कि नन्ही फारीना ने उसे देख लिया और वो चीखती हुई अंदर दौड़ गई। भैया भैया वो देखें, वो लड़का दीवार पर हमारी कैरियाँ तोड़ रहा है। और फारीना की चीख के साथ ही लड़का दूसरी कोठी की तरफ के लान में कूद गया। फिर जब अजील बाहर आए तो उन्हें सिर्फ पड़ोस से लड़कियों के कहकों की आवाज़ें आईं, मगर लड़का दीवार पर नज़र नहीं आया। फारीना कहाँ है लड़का? ओ भैया, मैं आपको बुलाने गई तो वो लड़का दूसरी तरफ कूद गया शायद। और फिर तो रोज़ का मामूल बन गया। दोपहर में जब अजील के घर वाले सोने लेट जाते तो आम के पेड़ों से कैरियाँ गायब हो जाती। अजील के अबू सेठ हशमत ने ये 1000 गज पर बनी हुई कोठी ली थी, नई कोठी ली थी। इसमें फलों के बहुत सारे दरख्त लगे थे। चौकीदार खुद दोपहर में लंबी तान कर सो जाता और पड़ोस की लड़कियां सब कैरियाँ तोड़वा लेती। अभी तक हशमत साहब के घर वालों का पड़ोस में आना जाना नहीं हुआ था। अजील को बेहद गुस्सा आता कि न जाने कि ये कैसे लोग हैं जो अपनी लड़कियों को रोक नहीं सकते, दूसरों का नुकसान करती हैं। हशमत साहब के 5 बच्चे थे, अजील, इरम, नबील, फारीना और सुहेल। अजील बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर चुके थे और एक प्राइवेट फर्म में मुलाजिम थे। इरम मेडिकल में थी, नबील इंजीनियरिंग में और फारीना और सुहेल बहुत छोटे थे। घर में नौकरों चाकरों की रेल पेल थी, सेठों का घराना था, नौकरों की क्या कमी थी। पड़ोस में कोई बैरिस्टर साहब थे क्योंकि दरवाजे पर तख्ती बैरिस्टर आसिफ के नाम की लगी हुई थी। अजील हैरान सा था कि बैरिस्टर के घर के लोग इतने चचोरे हैं कि भरी दोपहर में लड़कियां कैरियां तोड़ती हैं। अभी तक ना ये लोग उनके घर गए थे और ना वो इनके घर आए थे। लाइन में बैठे बैठे एक रोज़ हशमत साहब बोले, भाई बेगम, तुमने यहाँ पड़ोसियों से भी कुछ रब्ज़ बढ़ाया है या नहीं? यहाँ के लोग तो मुझे निराले नज़र आते हैं। जब कोई नया मोहल्ले वाला आता है तो पुराने लोग जाकर उनसे मिलते हैं। रफ़त बेगम बोली, अम्मी जान मिलिएगा भी नहीं इन लोगों से, बड़े चोर हैं ये लोग। नन्ही फारीना बोली, क्यों भाई, तुम्हारा क्या चुराया है इन लोगों ने? जब आप सब लोग दोपहर को सो जाते हैं तो ये लोग एक लड़के को दीवार पर चढ़ाकर कैरियाँ तोड़वाते हैं और फिर अम्मी पड़ोस की कोठी से बहुत सी लड़कियों की हंसी की आवाज़ें भी आती हैं। फारीना की इन तफसीलात पर सब बहन भाई और अम्मी अबू से बिना ना रह सके। अम्मी जान, मैंने तो भाई जान को भी कई दफ़ा आवाज़ देकर बुलाया मगर इनके आने तक लड़का दीवार पर से कूद जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी गुड़िया मम्मी को बहलावा देकर दोपहर को सोती नहीं है। हशमत साहब बोले, हाँ अबू ये तो है, मगर बेटी हमें अपने पड़ोसियों से मेल मिलाप करके रखना चाहिए। सेठ हशमत बोले, वाह अबू, चाहे कोई हमारा कितना ही नुकसान क्यों न कर दे। कम ऑन फारीना, अब तो मामों के पीछे झगड़ा मोल ना लो। नबील ने भी लुकमा दिया और नन्ही फारीना खामोश होकर बैठ गई। फिर उसी शाम एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची और उसकी अम्मी आई। मैं बराबर वाली कोठी से आई हूँ और मिसेस आसिफ हूँ, ये मेरी बेटी शामी है। आइए आइए बहन, बैठे हैं, रिफत ने बेगम ने कहा। सब लड़के लड़कियां उन्हें सलाम करके अपने अपने कमरों में चल दिए मगर नन्ही फारीना बैठी गुस्सा खाती रही। आखिरकार फारीना से नहीं रहा गया और बोली, आंटी आपके घर कितनी लड़कियां हैं और वो छोटा सा लड़का कौन है? मेरे घर में माशाल्लाह 7 बेटियां और एक छोटा सा बेटा है तुम्हारे बराबर। क्या 7 बेटियां आंटी? फारीना हैरानी से बोली।
हाँ हाँ बेटी माशाल्लाह कहो। और वो बुरे से तेवरों के साथ बैठ गई। फारीना बेटी देखो ये बहन आई है, बहन आई है, इसको ले जाओ और खेलो जाकर इसके साथ। नाम क्या है बेटी? जी शामी है मेरा नाम। अभी अम्मी ने बताया तो था। हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई थी। चलो फारीना उठ जाओ, यहाँ से जाओ। फारीना शामी को लेकर चली गई। तब फारीना के कमरे में पहुंचकर शामी बोली, फारीना तुम मुझसे कुछ नाराज़ सी लगती हो। हाँ थोड़ी सी नाराज़ हूँ, इसलिए कि तुम लोग रोज़ हमारे बहुत सारे आम तोड़ लेते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? और नन्ही शामी हंस पड़ी। माँ मेरी मंझली बाजी नीमा तोड़वाती हैं, उनकी सहेलियाँ भी आ जाती हैं। सारी दोपहर वो लोग कमरे में घुसकर कैरियाँ खाती रहती हैं। इसमें भला मेरी क्या खता है? तुम तो बिल्कुल नहीं खाती ना? नहीं भाई तौबा करो, अब दोस्ती कर लो ना। और शामी ने हाथ बढ़ाया तो फारीना ने भी हाथ बढ़ाकर दोस्ती कर ली। फिर वो लोग खासी देर तक गुड़ियों से खेलती रहीं। काफ़ी देर बैठकर शामी की अम्मी चली गई, मगर जाते जाते बोली, भाई मेरी 5वीं नंबर की बेटी की शादी है, आप ज़रूर आइएगा, पूरे घर का बुलावा है। हाँ हाँ ज़रूर आएंगे, बेरिफत बेगम ने कहा। फिर बैरिस्टर आसिफ की बेटी नाइला की शादी धूमधाम से हुई। नाइला रुखसत होकर गई। 4 बेटियों की पहले शादी हो चुकी थी। तब एक दिन रफत बेगम ने मिसेज आसिफ से पूछा, बहन आप तो कहती थी कि आपकी 7 बेटियां हैं, शादी 5 की हुई है और घर में सिर्फ शामी और आतिफ नज़र आते हैं, आपकी 7वीं बेटी कहाँ है? वो मेरी 7वीं बेटी जिसका 6ठा नंबर है और नीवा नाम है, आजकल अपने ताया अबू के पास कोयटा गई हुई है, शादी में भी नहीं आई। अभी शादी से पहले ही तो गई है, 1-2 माह बाद आएगी। उसकी शादी नहीं करनी है क्या? बस बहन जब नसीब खुलेगा तो हो जाएगी। और यूँ बात आई गई हो गई। एक रोज़ अजील फारीना को लेने बैरिस्टर आसिफ के घर गए। इरम भी साथ थी। तो लान में उन्हें एक बेहद हसीन लड़की सितार बजाती हुई नजर आई। हल्के नीले रंग के कपड़े और सुर्ख सफ़ेद रंगत पर सुनहरे खुले हुए रेशमी बाल। वो तो अपने हुस्न समीत अजील के दिल में उतरती चली गई और वो तो जैसे पलकें झपकाना ही भूल गए। उनकी ये कैफियत इरम से भी छुपी ना रह सकी। भैया खैरियत तो है ना? हाँ ये कौन है? पता नहीं, मैंने तो इस सूरत को कभी नहीं देखा जब से मेरा आना जाना हुआ है, और मैंने भी नहीं देखा। सितार बहुत अच्छा बजा रही हैं भैया। हाँ बड़ी दर्दनाक धुन है भैया। मैंने एक से एक खूबसूरत लड़की देखी है मेडिकल कॉलेज में, मगर इतनी शादी की, इतना हुस्न, इतनी खूबसूरत आंखें नहीं देखी हैं। हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपको मेरी राय से इत्तेफाक नहीं है? बिल्कुल इत्तेफाक है, जभी तो मैं कुदरत के इस शाहकार को देख रहा हूँ। अच्छा भैया आप वहाँ बैठें उन मोहतरमा के पास, मैं ज़रा फारीना को शामी के कमरे से ले आऊँ। हाँ तुम जाओ। और फिर अजील होले होले कदम उठाते हुए कुर्सी खींच कर बैठ गए। ज़रा ही देर में सितार बजना बंद हो गया तो अजील तारीफ़ किए बगैर न रह सके। बहुत खूबसूरत सितार बजाती हैं आप। जी आप कौन हैं और कब से यहाँ खड़े हैं? मैं सेठ हशमत का बेटा अजील हूँ, बराबर वाली कोठी से अपनी बहन डॉक्टर इरम के साथ आया हूँ। इससे पहले कि वो लड़की को जवाब देती मिसेज आसिफ आ गई। अरे अजील बेटा बड़े दिनों बाद आए, ठीक तो हो ना? आदाब आंटी, जीते रहो। कितनी देर हो गई आए हुए बेटा? बस अभी आया हूँ। इरम शामी के कमरे में फारीना को लेने गई है आंटी, इससे पहले मैंने इनको यहाँ नहीं देखा। ये मेरी बेटी नीमा है और ये रात ही अपने ताया अब्बू के घर से वापस आई है। बहुत अच्छा सितार बजाती हैं ये। हाँ बेटा ये सितार ही इसकी ज़िंदगी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो एक ठंडी सांस भर कर बोली और तब नीमा घबरा कर बोली, अम्मी प्लीज़ मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दीजिए। हाँ बेटी बैठो ना। नहीं अम्मी, आंखों वालों के बीच मेरा क्या काम? ये कहते कहते वो सितार लेकर उठ खड़ी हुई। अजील हैरान हैरान से सुनता रह गया। आंखों वालों के बीच मेरा क्या काम? वो सोचने लगा और फिर बोला, मिस नीमा ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप बैठे, मैं चला जाता हूँ। उसी वक्त इरम फारीना को लेकर आ गई। शामी साथ थी। इरम बाजी ये मेरी बज्जो नीमा है, वही वाली बज्जो जो आम तुड़वाती हैं अपनी सहेलियों से। ओ तो ये वो वाली कोठ बज्जो हैं? फारीना बोलपन से बोली। क्यों जी आप हमारे आम क्यों तुड़वाती थी?
अब नहीं तुड़वाएंगे, आपको बुरा लगा था ना। अगर हमारी आंखें होती तो हम खुद तोड़ लेते। गुड़िया नन्ही फारीना जो बिल्कुल उसके करीब खड़ी थी उसके कांधे पकड़कर बोली, तो क्या आपको नज़र नहीं आता, आप देख नहीं सकती? नहीं, हम अंधे हैं गुड़िया, और इसीलिए दूसरों के मोहताज हैं। अजील और इरम के दिल पर खूंसा सा लगा। फिर वो लोग खामोशी से अपने घर चले आए। मगर नीमा अजील के हवासों पर छाती चली गई, उस बला का हुस्न और ये माजूरी। इरम ने नीमा से दोस्ती बढ़ा ली थी। नीमा, तुम कमरे में बंद न रहा करो, फिर क्या करूं? बाहर की दुनिया बहुत हसीन है, मगर उस हुस्न पर मेरा हक खत्म हो चुका है। तुम कमरे में बंद रहकर अपना आप जला रही हो। हाँ, मैं तो चुपके चुपके जल रही हूँ। अम्मी अब्बू मेरे गम में जल रहे हैं इरम, मगर मैं क्या करूँ? तुम इलाज क्यों नहीं करवाती हो अपना? अब्बू ने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मगर कोई हौसला अफजा बात नहीं बताते। ये नुक्स पैदाइशी है। नहीं नहीं, मैं उन दिनों बीए कर रही थी, मेरी शादी की बात चली और शादी का दिन भी आ गया। मैं घर से रुखसत करके दूल्हा के साथ कार में बिठा दी गई, मगर वो मेरे नसीबों में ना था। हमारी कार को एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। दूल्हा तो मौके पर ही ख़त्म हो गया और मैं बदनसीब अपने गमों का मातम करने तड़पती रह गई। मेरे दिमाग पर ऐसी ज़रब लगी थी कि बिनाई जाती रही, और अब सारी उम्र अंधेरे मेरा मुकद्दर है। मुझे सक पड़ी तो इरम की आंखों से भी आंसू बह निकले। नीमा मेरी बहन, हौसला करो, तुम्हें अपना आप खुद संवारना है, और इससे ज़्यादा इरम कुछ न कह सकी। इरम ने ये सब बातें किसी को नहीं बताई। एक दिन अजील लान में बैठी हुई नीमा के पास आए। आज आप सितार नहीं बजा रही हैं? कहाँ तक सितार बजाऊं, अब उंगलियां भी जख्मी हो गई हैं। बजाइए, मुझे अच्छा लगता है आपका सितार बजाना। मगर अजील साहब, आप मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि आप मुझे अच्छी लगती? नहीं नहीं अजील, आप ऐसा ना कहिएगा। अब ये सब सुनकर डर लगता है। क्यों, अब क्या है? इसलिए कि आप जिस तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, अपना दामन फैला रहे हैं, वो आपकी मंजिल नहीं है। आपकी झोली खाली रह जाएगी और बढ़े हुए कदमों को पलटना पड़ेगा। मैं वापसी के लिए आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मगर मैं आपकी हौसला शिकनी करूँगी। आपको इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी। क्यों? इसलिए कि मैं एक अंधी, माजूर और मजबूर लड़की आपको क्या दे सकती हूँ? बहुत कुछ दे सकती हो तुम मुझे, प्यार, मोहब्बत और खुलूस। वो आपको आंखों वाली लड़की से में भी मिल सकता है, मगर मेरे मन को तो ये लड़की भा गई है। अब कोई और कैसे भाएगी? आप अजील ऐसा मत कहिए। सच में मैं तो इस लायक भी नहीं कि किसी की मोहब्बत कबूल कर सकूं या उसे कुछ दे सकूं। उसे सक पड़ी और तब अजील उसके बेहद नज़दीक आकर बोले, नीमा, मैं तुमसे तुम्हारा आप मांग रहा हूँ, मेरी दरख्वास्त कबूल करोगी? नहीं नहीं अजील, आप खुदारा ऐसा ना कहें। आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने अम्मी से, शामी से सब सुना है। आप मेरी खातिर अपना आप क्यों तबाह कर रहे हैं? मैं एक अंधी लड़की आपको भला क्या दे सकती हूँ? फिर एकदम उसका सर चकराने लगा। अजील उसकी बिगड़ती हुई हालत देखकर आहिस्ता से बोले, नीमा, मैं तुमसे फिर कभी बात करूँगा। तुम मेरे प्रपोजल पर गौर करो। मैं भी अम्मी से बात करूँगा। आखिर नीमा में क्या बुराई है? अम्मी अजील झुंझुला कर बोले, अरे लड़के, दिमाग ख़राब है क्या? तौबा तौबा, इस घर में बड़ी बहू आए और वो भी अंधी। अम्मी प्लीज़, सिवाय इस ऐप के और कोई बुराई तो नहीं है ना उसमें? और फिर अम्मी, ज़िंदगी तो मुझे गुजारना है। अरे वो तो ठीक है लड़के, मगर मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। क्या कभी नहीं होने दोगी बेगम? हशमत साहब चाय की प्याली उठाकर ड्राइंग रूम में चले आए। सुनिए आप अपने बेटे की बातें। क्यों, क्या हो गया भैया अजील बेटे? हशमत साहब हंसते हुए बोले, साहबजादे एक अंधी लड़की से शादी करना चाहते हैं। और हशमत साहब को जैसे झटका सा लगा, मगर वो बेहद समझदार थे। उन्होंने कहा, क्या नीमा के साथ? जी अब्बू। तो बेगम, इसमें हर्जी क्या है? क्या यानी सबसे बड़ी बहू अंधी हो और हमारे घर में आ जाए? आप कहते हैं कि कोई हर्ज नहीं है? बेगम, एक तो किसी माजूर लड़की का हाथ थामना सब आपका काम है, और दूसरे ये कि ज़िंदगी तो अजील ने गुजारना है।
यस अब्बू, आप ठीक कहते हैं, ज़िंदगी मुझे गुजारना है। तुम चुप रहो जी। ये कोई फलाही इदारा तो नहीं है, या कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है जहाँ हम अंधे लूले लंगड़े लोगों की शादी कराई जाती है। वाह अम्मी, बस अब कोई बात आगे ना कहिएगा। आपको मालूम है आपका बेटा भी जिद का पक्का है और इसका फैसला अटल है। अम्मी, नीमा इस घर में मेरी बीवी बनकर आएगी। मैं इस बात की इजाज़त किसी को नहीं दूंगा कि वो उसकी खुशियों को पामाल करे। आपको उसे इस ऐब समीत कबूल करना होगा। और हाँ, अगर आपको इस बात पर एतराज़ है तो मैं ये घर छोड़कर भी उसे अपना सकता हूँ। ये कहकर अजील अपने कमरे की तरफ चला गया और रिफत बेगम सर पकड़कर बैठ गई। क्या सोच रही हो बेगम? यही कि लड़का मेरा मुंह काला करवाएगा। सुबह छड़ी वाली बहू घर आएगी तो फिर उसे घर से जाने की इजाज़त दे दो। अब तो वो नीमा से शादी के बगैर नहीं मानेगा, और जानती हो कि वो भी तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी तरह ज़िद्दी है। अगर एक दफ़ा घर से चला गया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। नाचार रिफत बेगम को खामोश होना पड़ा। इरम इस रिश्ते से खुश थी। नबील हैरान था कि उसके इतने खूबसूरत भैया एक अंधी लड़की से शादी करने की ज़िद कर रहे हैं। बैरिस्टर आसिफ अपने कमरे में थे और मिसेज आसिफ किसी की शादी में गई थी। नीमा अपने कमरे में तन्हा थी। अन्ना बुआ उसके लिए चाय की ट्राली लाई कि इतने में ही दरवाजे में खटका हुआ और अन्ना बुआ ने पलट कर देखा अजील थे। अजील बेटा आओ, तुम भी चाय पी लो। मैं अभी नीमा को चाय बना कर दे रही थी। चलिए बुआ, अब हम चाय बना कर दे देंगे इनको, आप जहमत ना करें। नीमा खामोश बैठी रही। बुआ चली गई तो अजील ने चाय की प्याली नीमा की तरफ बढ़ाई। नीमा हाथ बढ़ाओ, चाय लो। अजील ने पिरच प्याली नीमा को पकड़ा कर सीधे हाथ से उसे प्याली का कुंडा पकड़ा दिया। लो अब चाय पियो, आप भी पिए। हाँ, मैं भी पी रहा हूँ। नीमा हौले हौले चाय पीने लगी। आज भी वो बड़ी प्यारी लग रही थी, मगर उसकी पलकें झपकाती बेनूर आँखें अजील के दिल में हुक सी उठी। काश काश नीमा तुम्हें नज़र आता तो मैं इनमें डूब कर रह जाता। नीमा की खामोशी देखकर अजील बोला, नीमा तुम मेरे प्रपोजल पर गौर किया? तुमने मेरे प्रपोजल पर गौर किया? हाँ नहीं। वो हड़बड़ाई और चाय की प्याली डगमगा गई। अरे अरे, ज़रा संभल कर, पहले चाय पी लो फिर बात करते हैं। जब चाय खत्म हो गई तो अजील ने ट्राली और दूर खिसका दी और अपनी कुर्सी बिल्कुल उसके नज़दीक ले आए। बेले की सफ़ेद सफ़ेद कलियाँ जो नीमा के बालों में अटकी थीं, उनकी भीनी भीनी खुशबू ने अजील को मदहोश कर दिया। नीमा खुदारा कुछ बोलो, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ। मगर ये कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन है? मैं इतनी टूट फूट चुकी हूँ कि अब जीने का हौसला भी नहीं रखती। एक दो काम भी तो साथ ना दे सकूँगी मैं आपका? नहीं, तुम सारी उम्र मेरा साथ दोगी नीमा। मैं तुम्हें इलाज के लिए दुनिया के किसी भी कोने में ले जाऊँगा। नहीं नहीं अजील, लोग कहते हैं मेरी आंखें अच्छी नहीं होंगी, मगर साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। रोज़ नई नई तहकीकात होती हैं। जो कल मुमकिन नहीं था वो आज मुमकिन है। तुम अच्छी हो जाओगी। और अजील, अगर मैं अच्छी ना हुई तो मेरी ज़िंदगी में दुनिया वाले जहर भर देंगे, और तब मोहब्बत का वो जज्बा जो आज आपके दिल में उजागर है वो मध्यम पड़ जाएगा। और अगर अजील उस लम्हे आपने मुझे ठुकरा दिया तो फिर मुझे कहाँ पनाह मिलेगी? नहीं नहीं माँ, तुम गलत सोच रही हो। तुम मुझे हर हाल में कबूल हो। किसी के वर्गा लाने से मेरे पाए इस्तकामत में लग़ज़िश नहीं आ सकती। मगर जीते जी कोई मक्खी नहीं निकलता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे बारे में नहीं जानते। आपको इरम ने कुछ नहीं बताया क्या? ये कि मैं अंधी कैसे हुई? नहीं, मुझे इरम ने तो कुछ भी नहीं बताया। और नीमा ने अजील को फिर अपनी मुख्तसर सी कहानी सुना दी। अजील, मैं आप जैसे अच्छे इंसान की ज़िंदगी को दागदार बनाना नहीं चाहती। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। अगर शादी मेरे नसीब में होती तो वो हादसा क्यों होता? और हादसा ही होना था तो मैं अंधी क्यों हुई? मरी क्यों ना गई? ना जाने आप अजील मुझसे कैसे टकरा गए। आप उस रोज़ यूँ खामोशी से चले आए और मुझे मालूम भी ना हुआ। हकीकत तो ये है कि इस हादसे के बाद से मैंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली थी। मैं नाइला की शादी से पहले इसीलिए चली गई थी कि एक बेवा मातूर और अपाहज लड़की का साया भी उस पर ना पड़े।
नीमा नीमा, मुझे दुख हुआ तुम्हारे बारे में जानकर, और अब यकीनन आप अपना इरादा और फैसला बदल लेंगे। नहीं नहीं, इरादे और फैसले रोज़ रोज़ नहीं बदले जाते। मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मगर अजील, आपके घर वाले वो राज़ी हैं क्या? हैरत से उसकी चीख निकल गई। हाँ, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, मगर अजील, आपकी ज़िंदगी का ये जज्बाती फ़ैसला कहीं पछतावा ना बन जाए। नहीं, मेरा ये जज्बा ज़िंदगी का पछतावा नहीं बनेगा, मगर ये जज्बा मुझे खुशियाँ और एक खूबसूरत साथी देगा। साथी, एक ऐसा नाबीना साथी जो लम्हा बलम्हा आपका मोहताज रहेगा। नहीं नहीं नीमा, ऐसा ना कहो। तुम सब काम तो खुद करती हो, और फिर तुम मेरी पसंद हो नीमा, ये कभी सोचना भी नहीं। अजील ने बढ़कर नीमा के आंसू पोंछ दिए। बस नीमा, अब और कुछ ना सोचो। अपना आप मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें इस अंधेरे भंवर से निकाल ले जाना चाहता हूँ। इनकार ना करना नीमा, अजील को तुम खोने की कोशिश भी मत करो। ये कहकर अजील नीमा के हाथ की पुष्ट पर बोसा देकर चले गए। इफ़त बेगम कुछ दिन बाद ही नीमा की निस्बत लेकर मिसेस आसिफ के पास गईं। मैं अजील का रिश्ता आपकी नीमा से करना चाहती हूँ। एक अंधी लड़की से? बहनी, आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं नीमा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अगर आपने सोचा है कि आप हमसे क्या मांग रही हैं? हाँ, जानती हूँ कि मैं क्या मांग रही हूँ। आप ये भी जानती हैं कि वो अंधी कैसे हुई? हाँ, मुझे अजील ने बताया है। फिर भी आप? मिसेस आसिफ हैरत से बोली। हाँ, फिर भी हम नीमा को अपनी बहू बनाएंगे, रफ़त बेगम बोली। तो मिसेस आसिफ की आंखों में ममनूनियत के आंसू आ गए। बहन, मैं 7 बेटियों की माँ हूँ। सारी बच्चियाँ अपने घर बार की हैं, खुश हैं, मगर मेरी इस सबसे खूबसूरत बच्ची की किस्मत सबसे बदसूरत निकली। उसके बाप को उसका दुख खाया जाता है। जब से वो उजड़ कर आई, वो फालिज ज़दा हो गए, इसलिए बच्ची की आंखों का इलाज ना करा सके। भला कैसे ये बच्ची ज़िंदगी गुजारेगी? सब बच्चियां अपने घर बार की हैं। बेटा अभी 8 साल का है, और ज़माना बहुत बुरा है। बस आप नीमा को हमें दे दें और हर मुसीबत से आज़ाद हो जाएं। रफ़त बहन बहुत अच्छी तरह सोच लें, और अजील मियाँ से भी अच्छी तरह पूछ लें कि वो एक नाबीना लड़की के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। उसकी पसंद इसमें शामिल है। बहन, पर्दे से लगी नीमा ये सब कुछ सुन रही थी। घर से सक पड़ी और टटोलती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी कि वो सामने से आते हुए अजील से टकरा गई। कौन? खड़ाई तो अजील ने उसे सहारा देने के लिए अपने मजबूत हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। तुम्हारा अपना अजील हो, देखो, यूँ छुप छुप कर बातें नहीं सुनते। मैं जल्दी बारात लाऊंगा और अपनी दुल्हन को ले जाऊंगा। हश, वो लजाती हुई टटोलती हुई अपने कमरे में घुस गई। बैरिस्टर आसिफ के घर में एक मरतबा फिर शहनाइयाँ गूंज उठीं। सारी ब्याही बेटियां आ गई थीं। सेठ हशमत के भी पहले बेटे की शादी थी, खासा गहमा-गहमी थी। अजील ने सख्ती से सबको मना कर दिया था कि किसी को उसके अंधेपन के बारे में ना बताया जाए। बारात में वो सब थोड़े लोग लेकर गए थे, और यूं नीमा दुल्हन बनकर अजील के घर उसके सजे सजाए कमरे में आ गई। आज नीमा की आंखों से बरखा रुत बरस रही थी। वो कितनी अभागन थी। पहले शादी हुई तो दूल्हा की शक्ल ना देख सकी और वो मर गया, और अब जब दूसरी बार दुल्हन बनी है तो उसकी आंखें नहीं हैं जो अजील को देख सके। वो बगैर घूंघट निकाले बैठी थी। जब कुछ नज़र ही नहीं आता तो फिर इंसान शर्म किससे करे। उसका ज़रा सा झुका था और वो रो रही थी कि दरवाजे पर आहट से वो चौंक पड़ी। अजील आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आए, और फिर उन्होंने एक लॉकेट जिस पर छोटे छोटे हीरों से अलिफ और नून लिखा था उसके गले में डाल दिया। नीमा, मैंने जो तुम्हारे गले में अलिफ और नून का लिखा हुआ लॉकेट डाला है, मुंह दिखाई में। नीमा उसे टटोल कर देखने लगी। अजील उसके पास ही बैठ गए। अरे नीमा, क्यों ये आंसू क्यों भला? अजील, मैं कितनी बदनसीब हूँ, आपको देख नहीं सकती। आप बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अरे ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। ये लो, तुम मुझे अपने हाथों से टटोल कर देख लो। हाँ, वो परेशान हो गई। अरे जान, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। फिर ये झिझक कैसी? मैं तुम्हारा अपना हूँ, बिल्कुल अपना, पूरे का पूरा। वो भूलपन से बोली। हाँ, और क्या, आधा झील किसी और के लिए बचा कर रख लेता क्या? और नीमा तो रोते रोते हंस पड़ी। तब उसने पास बैठे अजील को टटोल कर देखा, और तब उनके कदमों में झुक कर रो पड़ी। अरे पगली लड़की, ये क्या? अरे ये इतने बड़े बड़े आंसू क्यों? अजील, आपने मुझे अंधी लड़की को सहारा दिया है,
मगर मुझे इन कदमों से जुदा ना कीजिएगा, मैं जानती हूँ मैं आपके लिए मुसीबत बन जाऊँगी। शादी के बाद हज़ारों मसाइल होते हैं और मैं ज़िंदगी का कोई मसला हल नहीं कर सकती। हश्त पगली, अब आंसू नहीं, तुम सब कुछ करोगी मेरे लिए और मेरी आंखों से। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया कि तुमको ख्वार करूं। यकीन करो नीमा, वो दिन कभी नहीं आएगा, और अगर वो दिन आया तो वो अजील की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं अजील नहीं। और फिर उसने अजील का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, मेरी कसम खाओ अजील, अब कभी मरने की बात ना करोगे। अच्छा बाबा, नहीं करूँगा, मगर तुम भी वादा करो कि अब कभी यूँ ना रोगी। और हाँ, कल वलीमा है और फिर हम लोग हनीमून के लिए मरी जाएंगे। मगर अजील, अगर मगर कुछ नहीं। और हाँ, एक बात याद रखो, बारात का दिन तो खैरियत से गुजर गया। तो वलीमे वाले दिन ऐसा करना कि बस घूंघट निकाले रहना और आंखें बंद रखना, किसी को कुछ कहने का मौका ही ना देना। क्या कोई कुछ कहेगा? हाँ हाँ नीमा, ये दुनिया वाले बहुत ख़राब हैं, ये किसी की दिल आज़ारी की परवाह किए बगैर जो चाहें कह देते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ना कह सकूँ। हाँ, और अगर बेफर्ज कोई कुछ कह भी दे तो बिल्कुल बुरा ना मानना। हम हनीमून से वापसी पर सीधे अमेरिका जाएंगे और मैं तुम्हारी आंखों का इलाज कराऊंगा। वलीमा भी खैरियत से गुजर गया था। लोगों के लाख कहने पर भी उसने शर्म से आंखें ना खोली और यूं सर झुकाए स्टेज पर बैठी रही। वलीमे के दूसरे रोज़ वो दोनों मरी के लिए रवाना हो गए। मरी पहुंचकर अजील ने नीमा को बहुत घुमाया फिराया, और फिर एक रोज़ वो जीप से वापस आ रहे थे कि जीप की टक्कर बस से हो गई। फ़ज़ा में एक धमाका हुआ और फिर नीमा को कुछ होश ना रहा। उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। सर में मामूली सी चोट आई थी और सर पर पट्टी बंधी थी। उसने आँख खोलते ही पूछा, नर्स, मेरे शौहर अजील, उनकी खासी चोटें आई हैं क्या? हाँ बीबी, मुझे बताओ वो किस कमरे में है? दिमागी चोट ने नीमा की रोशनी वापस कर दी थी। उसकी खुशी का ठिकाना ना था और फिर ना जाने उसे क्या सूझी कि उसने अपनी आंखों की रोशनी बहाल हो जाने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। उसे तो अभी तक खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। किस कमरे में है नर्स? मुझे वहाँ पहुँचा दो, मैं अंधी हूँ, मुझे नज़र नहीं आता। आओ आओ, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ। नर्स नीमा का हाथ पकड़ कर कमरा नंबर 10 में ले आई। पट्टियों में जकड़ा अजील लेटा था, जर्द जर्द सा चेहरा लिए। नर्स के अजील के बहुत ज़्यादा चोट आई है। हाँ, इनके हाथ की हड्डी टूटी है और पैरों की भी हड्डी में बाल आ गया है। इन्हें डॉक्टर ने खून चढ़ाने के लिए बताया है। चलो मुझे ले चलो, मेरे जिस्म का एक कतरा खून से ले लो, मगर मेरे अजील को बचा लो। मगर बीबी, तुम तो खुद बेइंतहा कमज़ोर लगती हो। नहीं, तुम चलो नर्स, जल्दी चलो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। और तब एक बोतल खून नीमा ने अजील को दे दिया। अजील को होश आ गया था और उसने अपने पास कुर्सी पर नीमा को बैठे देखा तो बोला, नीमा, तुम तो ठीक हो ना? हाँ अजील, ये क्या हो गया? ये नर्स बता रही है कि तुम्हारा हाथ की हड्डी टूट गई है। अरे कुछ नहीं पगली, 6 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा। घर से कोई नहीं आया, डॉक्टर ने अम्मी और अब्बू को तार दिया है, वो आते होंगे। ज़रा ही देर में रफ़त बेगम रोती पीटती आ गई। अरे हाय मेरे लाल चांद, तू कैसा है? अरे ये कैसा मनहूस हनीमून मनाने आया तू? अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि इस कलमोही से शादी न करना। ये कसम को खा कर बैठी है और दूसरे के हाथ पांव तुड़वा दिए। उफ़ अम्मी, अब बस भी करें। आप बिला वजह नीमा के पीछे पड़ गई हैं। गाड़ी में चला रहा था, हादसा मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है और इस बस वाले की गलती से। इसमें नीमा का क्या कसूर है? वाह बेटे वाह, जोरू का गुलाम बन गए। अरे इस अंधी लड़की ने कैसा जादू कर दिया है तेरे ऊपर? बेगम, तुम क्या बकवास करने बैठ गई? ये कोई ताना तिशने का वक्त है? ज़रा बहू की भी तो खैरियत पूछी होती। क्यों बेटी, तुम्हारे तो ज़्यादा चोट नहीं आई? नीमा तो सास बेगम की बातें सुनकर ही सुनसी हो गई थी। उसने सोचा था कि अपनी बीनाई बहाल होने की इत्तला अजील को दे दे, मगर फिर उस सास के रवैये ने उसके होंठ सी दिए। वो इंतकामन खामोश हो गई। जी अब्बू, मेरे सर में चोट आई है, जब ही तो अम्मी इतना गुस्सा कर रही हैं। अरे ज़्यादा चोट बीबी, तुम तो अंधी हो, देख ही क्या सकती हो। और मेरे लाल की कितनी चोट आई है, पट्टियों में जकड़ा पड़ा है। ओह मेरे खुदा, अब्बू अम्मी से कहें कि अगर उन्हें यही जाहिलाना बातें करना है तो चली जाएं, मैं ठीक होने के बाद खुद घर पहुंच जाऊंगा, अजील ने नागवारी से कहा। बेगम, तुम बच्चों को खामखा डिस्टर्ब कर रही हो। देखो नीमा बेटी कितनी हैरान और परेशान लग रही है। इरम भी साथ आई थी, उससे भी ना रहा गया। वो भी बोली, अम्मी खुदा के वास्ते भाईजान को आराम करने दें, मैं ज़रा डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ, फिर वापस कॉटेज आती हूँ।
डॉक्टर ने 6 हफ्ते के बाद पट्टी खुलने का बताया और ये भी बताया कि नीमा ने अजील को खून दिया था, उसका बहुत ख्याल रखा जाए। इरम के दिल में नीमा के लिए और मोहब्बत बढ़ गई। ओ नीमा भाभी, तुम कितनी स्वीट हो, मेरे भैया की जान बचाई। चलते वक्त अब्बू ने नीमा से भी कॉटेज वापस चलने को कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। नहीं अजील, जब तक अच्छे नहीं होंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्या तुम यहाँ रहोगी, एक अंधी लड़की? क्या खिदमत करोगी तुम मेरे बच्चे की? तुम्हें तो खुद एक आदमी हाथ पकड़कर रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, और हाथ पकड़कर रास्ता दिखाने वाला तो खुद माजूर पड़ा है। अम्मी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नीमा रहेगी। इरम घर जाकर खाना खाकर चाहे तो वापस आ जाए, वरना नीमा काफ़ी है। और रफत बेगम तिल मिला कर रह गई। कमाल है भाई, अब तो इस लड़के को सिवाय अपनी बीवी के और कोई नजर ही नहीं आता है। बेगम तुम कम बोला करो, अब दोनों को एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना है, तुमको क्या फिक्र है? चलो घर चलो। अजील को भी आराम की ज़रूरत है, तुम्हारी बक बक से और परेशान सा हो रहा है। रिफत बेगम चली गई। उन्हें रुखसत करके उदास उदास सी नीमा टटोल कर झील के पलंग की तरफ बढ़ने लगी और फिर उसके पलंग के सराहने तो सर रख कर फूट पड़ी। अजील, अम्मी ने मुझसे हकायत से बातें क्यों की? तुमने अच्छा नहीं किया मुझसे शादी करके। देखो अम्मी ठीक ही तो कह रही थी, एक शौहर मर गया और दूसरे के हाथ पैर टूट गए। कितनी बुरी हूँ मैं। ओ नीमा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि दुनिया बोलती है, बोलने दो। मगर अजील, ये दुनिया तो नहीं है, ये तो अपने घर के लोग हैं। अगर उन्होंने मुझे नफरत दी तो फिर मैं कैसे दिन गुजारूंगी? नीमा, मैं तो तुमसे खुश हूँ, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। अरे ये चोटें तो मामूली हैं, 5-6 हफ्ते में हड्डी जुड़ जाएगी तो हाथ ठीक हो जाएगा। और ये कहते कहते अजील उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। नीमा, खुदा के वास्ते मत रो, तुम्हारे एक एक आंसू से मेरे दिल को तकलीफ पहुँचती है। मैं अपने आप को मुजरिम समझने लगता हूँ। तुम्हें मुझसे कोई गिला है? नहीं नहीं अजील, जिस रोज़ आपको की मोहब्बत ना मिली मैं अपना आप ख़त्म कर दूंगी। इतने में नर्स ने आकर अजील को एक आराम का टीका लगा दिया। कुछ ही देर में अजील सो गया। नीमा चुपचाप खुद भी आंखें बंद करके आरामदेह कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपनी बिनाई वापस आने का शायबा तक किसी पर नहीं पड़ने दिया था। हाँ, उसके ससुर इस राज में ज़रूर शामिल थे। वो बैठी सोते हुए खूबसूरत अजील को तक रही थी और अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी। चंद ही रोज़ में अजील की अस्पताल से छुट्टी हो गई और वो लोग हवाई जहाज़ से कराची आ गए। नीमा बेहद परेशान सी रहती थी। अजील उस रोज़ अपने कमरे में लेटा था कि अम्मी आ गई। नीमा बाथरूम में थी। क्या बात है अम्मी? अरे बात ये पूछो कि क्या बात नहीं है। ये जो तुम्हारी अंधी बीवी है ना, ये किसी दिन बेड़ा गर्क करके रहेगी। जब नज़र नहीं आता तो बावर्ची खाने में चाय लेने क्यों गई थी? मेरा इतना पुराना चाय का सेट तोड़ दिया। उफ अम्मी, अब छोड़े भी, कांच के बर्तन तो टूटते के लिए होते हैं। ये सुनकर नीमा हक्का बक्का रह गई। वो किचन में गई ज़रूर थी, मगर बर्तन तो उसने कोई नहीं तोड़ा। नौकरानी ने बर्तन तोड़े और इल्ज़ाम मेरे सर थोप दिया। वो सोच रही थी और रिफत बेगम की चालबाजी पर कट कर रह गई। अरे क्या सोच रही हो? आओ भी मेरे पास, यहाँ बैठो। बर्तन टूट गए और आ जाएंगे, तुम इतनी क्यों परेशान हो? अजील, मैंने वो बर्तन नहीं तोड़े। वो सहम कर बोली। अच्छा बाबा नहीं तोड़े? मैं कब कहता हूँ कि तुमने बर्तन तोड़े? मैंने तुम्हें मना किया है कि बावर्ची खाने में मत जाया करो। अब नहीं जाऊँगी, मैं तो आपके लिए सूप लेने गई थी। और वो अजील के पास आकर बैठ गई। उनकी शादी को 2 माह हो गए थे और आज तक नीमा को अजील से कोई तकलीफ नहीं थी और ना ही अजील को नीमा से कोई नुकसान पहुँचा था। दिन यूँ ही चुपके चुपके गुजरने लगे और अजील तंदुरुस्त हो गए। नीमा बेहद खुश थी। अब मैं तुम्हें आँखों के इलाज के लिए अमेरिका ले जाऊँगा। कब? बहुत जल्द। क्या इसके बगैर कोई चारा नहीं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी नीमा सब कुछ देखने लगे। उन्हीं दिनों नीमा माँ बनने वाली थी। उसने एक दिन अजील से कहा, अजील एक बात कहूँ? हाँ कहो। मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे सच? ये तो बड़ी खुशी की बात है। मगर अजील, मैं अपने बच्चे की देखभाल कैसे करूँगी? वाह, मैं जो हूँ, काश मैं इतनी मजबूर और बेबस ना होती। उसी तक पड़ी। खबरदार, जो तुमने एक आंसू भी बहाया, अपने बच्चे को मैं खुद पालूंगा। एक आया रखूँगा, तुम्हारी मदद करेगी वो। उस रोज़ नीमा बहुत अच्छे मूड में थी। अजील दफ्तर गए हुए थे और नीमा लान में बैठकर सितार बजा रही थी। बाकी घर के लोग शायद सो कर नहीं उठे थे। वो अकेली बोर हो रही थी, लान में बैठ गई। इतने ही मेरी फत बेगम आ गई। तो महारानी बेगम यहाँ बैठी राग अलाप रही हैं। जी अम्मी।
तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें कुछ और भी सिखाया है सिवाय मुँह गाने बजाने के? अम्मी आप मुझे काम बता दें अगर कोई हो तो। काम? तुम काम क्या करोगी भाई? आग लगा दोगी पूरे घर में। अगर खाना पकाने गई, सफाई करने गई तो सब चीज़ें तोड़ डालोगी। तुम तो बस हमारे घर में काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की हो। सूरज शक्ल को लेकर हमें क्या करना है? अजील तो दीवाना था जो तुम पर मर मिटा, तुम्हारे सितार और गिटार पर जान दे दी। मेरी मुखालफत के बावजूद तुम्हें तुम्हारे घर ला कर माना, तुम्हें हमारे घर ला कर माना। बोलो ज़रा, जिस घर की बहुबंदी हो, घर की देख ना कर सके तो उस घर का क्या हाल होगा। रिफत बेगम की ये बातें नीमा के दिल पर आरे चला रही थीं। डरोलती हुई उनके पास आई। अम्मी जान, खुदा के वास्ते चुप हो जाएं, मेरे अंधे होने में मेरी कोई गलती नहीं। अम्मी, मैं खुद कोशिश करके वो जो काम आप चाहेंगी करूँगी। चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है और मैं तुम्हारी सूरत भी देखने की रवादार नहीं। उसी वक्त अजील की गाड़ी अंदर आ रही थी कि रिफत बेगम ने नीमा को अपने पास से जोर का धक्का दिया। दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से, और अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ लान में ना बैठा कर। नीमा लड़खड़ाई तो लान में आती इरम ने एकदम उसे संभाला। वो अपनी अम्मी की हरकत देख चुकी थी और ये नज़ारा अजील भी देख चुका था। भाभी संभल कर उसने लड़खड़ाती नीमा को संभाल लिया। ओ सॉरी इरम, मैंने देखा नहीं। अम्मी, आपने नीमा को क्यों धक्का दिया? इरम ने खपकी से कहा तो अजील भी दौड़ कर आ गया। अम्मी, आपने नीमा को क्यों धक्का दिया? मैंने सब देखा है। अजील भी एकदम गरज पड़ा। ओह, बड़े पतंगे लग जाते हैं अगर उसको कुछ कह दो। हम तो तेरे कुछ भी नहीं लगते ना, जो तू जोरू की हिमायत हर वक्त करता रहता है, 24 घंटे हिमायत में लगा रहता है। अम्मी, मैं देख रहा हूँ कि आपने जैसे तैसे मेरी शादी नीमा से कर दी है, मगर आपका रवैया बहुत हद तक आमेज है। आपने कभी एक माँ की तरह नीमा के सर पर हाथ नहीं रखा। जब भी बात की है कारत से की है, और ये सब बस बहुत हो चुका। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने होश में तो हो तुम? अजील, माँ से किस अंदाज में बात कर रहे हो? उसी अंदाज से जिस अंदाज से मेरी माँ मेरी बीवी से बात करती है। तुम मेरे साथ ज़बान चला रहे हो। मैं हकीकत का आईना आपको दिखा रहा हूँ। मम्मी, हमें गुस्ताखी पसंद नहीं है। अजील, अम्मी, नीमा मेरी इज्जत, मेरी ज़िंदगी और मेरी मोहब्बत है। अगर उसको मैं इस घर में इज्जत, मोहब्बत, प्यार और खलूस ना दे सका और दिला सका तो इस घर से उसे लेकर चला जाऊँगा। नहीं अजील, नहीं, खुदा के वास्ते आप आगे कुछ न कहें। मुझे अम्मी ने कुछ नहीं कहा है, आप खामोश हो जाएं। ये आपका घर है, आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? वो सिसक पड़ी। और तब अजील ने जलकर माँ से कहा, अम्मी, मैं परसों सुबह की फ़्लाइट से अमेरिका जा रहा हूँ। अगर नीमा की आंखें सही हो गई तो वापस आऊँगा, और अगर नहीं ठीक हुई तो वहीं दुनिया बसा लूँगा। क्योंकि अम्मी, आप मुझे एक जालिम और जाबिर रिवायती सास लगती हैं। मैं एक अंधी लड़की पर कोई जुल्म होता नहीं देख सकता। फिर वो नीमा के कंधे पकड़कर बोला, आओ नीमा, अंदर चलें, अभी हमें सामान की पैकिंग भी करना है। नीमा खामोशी से वहाँ से चली गई। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो अजील की मजबूत बाहों में सिमट कर तड़पी सिसकी और रोकर अपना दिल हल्का कर लिया। अमेरिका पहुंचकर अजील अपने एक दोस्त के पास ठहरे। कुछ दिन घूमने फिरने के बाद अजील ने नीमा से कहा, चलो जान, अब आंखों का मुआयना करवा डालो। उफ़ो, अब छोड़े भी अजील, क्या फ़ायदा? क्यों, हम और किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, मुझे याद है, शायद आँखों के लिए। फिर शाम को तुम तैयार रहना, मैं आऊँगा तो ले चलूँगा। और जब शाम को अजील वापस आया तो हैरान रह गया। बेहतरीन किस्म का खाना पक्का तैयार था और नीमा बेहद खूबसूरत साड़ी में मलबूस हल्के ज़ेवरात पहने और बेहतरीन मेकअप किए उसका इंतज़ार कर रही थी। अजील देखता ही रह गया। आज नीमा किस कदर हसीन लग रही थी। वो हैरान था कि नीमा ने खुद कैसे मेकअप कर लिया। नीमा, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। खाना खा लें? क्या खाना? हाँ, खाना कहाँ से आया? मैंने पकाया है। वो नीमा, मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा मना किया है कि चूल्हे के पास न जाया करो। अगर खुदा न खास्ता जल गई ना तो मैं सचमुच बेमौत मर जाऊँगा। कुछ नहीं होगा अजील, आइए आप खाना खा लें। जब अजील डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा तो हैरान रह गया। कौरमा, बिरयानी, कोफ्ते, अरे इतना कुछ तुमने कैसे पका लिया? बस अल्लाह मीर ने 2 आँखें दी हैं, देख कर पका लिया। वो मुस्कुरा कर बोली, क्या आँखें? देख कर पका लिया, मगर तुम्हें तो नज़र नहीं आता। वो एकदम बौखला कर बोला, नज़र आता है, और सोचा कि आप हद से ज़्यादा परेशान रहते हैं मेरी वजह से, इसलिए
ड्रामे का ड्रॉप सीन कर देना चाहिए। क्या तुम्हें नज़र आता है? लेकिन कब से, कैसे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अजील को एकदम गुस्सा आ गया और वो पैर पटकता हुआ कमरे से चला गया। नीमा सहम गई, उसका नन्हा सा दिल तड़प उठा। वो भी अजील के पीछे पीछे गई। अजील आड़े तिरछे मसहरी पर आंखें बंद किए लेटे थे। उनके माथे पर हाथ इस तरह धरा था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। नीमा ने उन्हें कुछ देर देखा और फिर बैठकर उनके पैरों से लिपट गई। अजील, मुझे माफ़ कर दो। मुझे उस वक्त से नज़र आता है जब से हमारा हादसा हुआ था। सर में चोट लगने की वजह से अचानक मेरी बीनाई वापस आ गई, मगर अजील न जाने क्यों मैं आप सब लोगों को आजमाना चाहती थी कि एक अंधी लड़की के साथ दुनिया वाले कैसा सलूक करते हैं। तो तुमने क्या आजमाया? यही कि हम लोग फरेबी, दगाबाज, झूठे और मक्कार हैं। हमने तुम्हें बहुत दुख दिए। वो एकदम उठकर बैठ गए। नहीं नहीं अजील, खुदा गवाह है, ऐसा कोई जज्बा मेरे दिल में नहीं था और ना ही है। आप तो इतने अच्छे हैं कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अगर आप मुझे सहारा न देते तो मैं कब की मर गई होती। और मेरी माँ को जो तुमने आजमाया, उनको जो तुम्हारी बेवकूफ़ सोच और आजमाइश ने बदजन कर दिया, इसका जवाब है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें नज़र आने लगा था तो तुमने ये बात क्यों छुपाई? मुझे बेवकूफ़ बनाती रहीं, मेरे घर वालों को बेवकूफ़ बनाती रहीं। किस लिए? बोलो नीमा, किस लिए? तुम्हें मालूम है मैं किन अज़ियतों से गुजरा हूँ। जब तुमसे कोई ऊंची आवाज़ से भी बात बोलता था तो मेरा दिल कट कर रह जाता था। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे अहमकपन की वजह से मुझे अम्मी से कितनी दफ़ा बदकलामी करना पड़ी। वो गरजते रहे और नीमा के नैन बरसते रहे। वाकई उसने बहुत बड़ी गलती की थी, ख्वामखा सबकी नफरतें मोल ली थीं। आज तुम्हें कैसे ख्याल आया कि तुम अपना आप मुझ पर जाहिर कर दो? बोलो, जवाब दो। मैंने सोचा अजील कि आप खामा डॉक्टर के पास ले जाएंगे और बीमारी कोई नहीं निकलेगी। इससे बेहतर है कि मैं खुद आपको बता दूं। मखो, तुम बेवकूफ़ हो। अजील एकदम अपने पैर छुड़ाकर मसनूई गुस्सा दिखाते हुए बोले। वो भी अब नीमा को तंग करना चाह रहे थे। नीमा सहमी सहमी सी नज़रें झुकाए खड़ी हो गई। मैं पूछता हूँ नीमा, तुमको किसने इजाज़त दी थी कि तुम मेरे जज्बात का मजाक उड़ाओ? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने अपनी एक हिमाकत की वजह से मेरा ढेरों रुपया बर्बाद कराया है। अम्मी ठीक तो कह रही थी कि लड़कियों का कोई एतबार नहीं होता, मगर मैं क्या करता? तुम्हारी मोहब्बत ने अंधा कर दिया था। और अब सोचता हूँ कि तुम तो बेहद चालाक लड़की हो। ये सब कुछ सुनते सुनते नीमा का सर चकराने लगा। तो क्या अजील मुझसे नफरत करने लगे हैं? तो क्या मैं अपनी एक ज़रा सी गलती की वजह से अजील के दिल से उतर गई हूँ? मुझे भला ऐसी आंखों का क्या करना है? और ये सोचते सोचते मुझे शक पड़ी। अजील, तुम मुझसे नाराज़ हो? हाँ, मैं कमीनी हूँ, जलील हूँ, बेईमान हूँ। तुम्हें हक़ है कि तुम मुझसे नाराज़ हो जाओ, मगर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उन आँखों ने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया तो मैं ज़िंदा कब बचूंगी? तुम्हारा प्यार ही तो मेरा सहारा, मेरा मान है अजील। अगर ये आंखें मेरा प्यार छीन लेंगी तो मैं इन्हें फोड़ लूँगी। हाँ, फोड़ लूँगी। और ये सब कुछ कहते कहते अजील के खिलाफ तवक्को नीमा एकदम ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी और उसमें से सुई धागा निकाल कर सुई अपनी आंखों की तरफ ले जाना ही चाहती थी कि एकदम अजील ने उसका हाथ बढ़ा हुआ रोक लिया। नहीं जान, नहीं। अजील ने बहुत कठिन लम्हात गुजारे हैं इन बेनूर आंखों के साथ। अब ये दिए कभी ना बुझने दूंगा। अब कभी ऐसी हिमाकत ना करना। और अजील की प्यार भरी नज़रों की ताब न लाकर नीमा एकदम उससे लिपट गई। तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? बोलो अजील, बोलो। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? हाँ पगली, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मगर नीमा आप कभी मुझे ऐसे तंग ना करना। और हाँ, असल माफ़ी तो तुम्हें पाकिस्तान चलकर अम्मी से मांगनी है। मैं उनसे दिल खोल कर माफ़ी मांग लूँगी। सुनो नीमा, हम अभी यहाँ कुछ दिन और रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम माँ बनकर ही जाओ और अम्मी बच्चे को देखकर सब गुस्सा भूल जाएंगी। हमने आते वक्त उन्हें बताया भी तो नहीं था। और फिर 2 माह बाद ही नीमा बहुत खूबसूरत बेटे की माँ बन गई। फिर वो लोग पाकिस्तान आने वाले थे तो सबको इत्तला दी। ये भी बताया कि नीमा की आंखें अच्छी हो गई और ये भी कि एक बच्चा भी है। और इस दफ़ा जब नीमा, अजील और मुन्ना एयरपोर्ट पर उतरे तो सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। नीमा मुन्ने को लिए ठहरे ठहरे कदमों से आगे बढ़ी तो रफ़त बेगम खिल उठी। नीमा अपनी जगह डर ही रही थी, मगर रफ़त बेगम बोली, कैसी हो नीमा बेटी? लाओ मेरे पोते को तो मुझे दो। आदाब अम्मी, जीती रहो बेटी। उन्होंने शफ़क़त से नीमा के सर पर हाथ फेरा तो नीमा और अजील हैरान रह गए।
अम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? क्या है लड़के, ये कि आप नीमा के सर पर हाथ फेर रही हैं? मालूम नहीं नीमा, ये तुम्हारी आंखों की रोशनी का कमाल है या इस नन्हे पोते की आमद का? अम्मी एकदम हम पर मेहरबान हो गई। हाँ भाई बेगम, अब हमारी बहू को कुछ ना कहना, माशाल्लाह से लाखों में एक है। तुम तो खामखा उसके पीछे पड़ गई थी, और अगर वो तो तुम्हें आजमा रही होती तो। हशमत साहब नीमा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ वो तुम्हें आजमा रही थी कि तुम किसी माजूर, लाचार और मजबूर इंसान के साथ कैसा सलूक कर सकती हो, और मुझे अफसोस है बेगम कि तुम इस इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। तुम्हारा रवैया नहायत हक़ारत आमीज़ और दिल तोड़ने वाला था। वो तो मैं उसे हौसला दे रहा था, और वरना तुमने तो उसको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अजील हैरान हैरान सा कभी अब्बू को और कभी नीमा को देखता। हशमत साहब अपनी बहू को सीने से लगाए खड़े थे। तो क्या अब्बू, आपको भी मालूम था कि नीमा को यहीं पर नजर आने लगा है? हाँ, मुझे ये बात नीमा ने मरी ही में बता दी थी, मगर हम दोनों ही ने मिलकर तुम लोगों को आजमाया। तुम तो इम्तिहान में पास हो गए साहबजादे, मगर तुम्हारी अम्मा जान नाकाम हो गई। अरे अब जाने भी दें, क्यों मुझे मेरी बहू के सामने शर्मिंदा कर रहे हैं? अब क्या मैं अपनी गलतियों की इससे माफ़ी मांगूं? और तब नीमा ने बढ़कर अम्मी के हाथ पकड़ लिए। नहीं अम्मी, माएँ औलाद से माफ़ी नहीं मांगा करती हैं। आप अगर अब मुझे प्यार से अपने सीने से लगा लेंगी तो सारे पिछले दुख धुल जाएंगे। अम्मी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। उसी लम्हे रिफत बेगम ने अब उसे अपने सीने से लगा लिया, और उसने उनके सीने में मुँह छुपाकर 2-4 आंसू बहा लिए। और इसी के साथ मेरी ये नावल ख़त्म होती है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें, और इसको शेयर भी करें, क्योंकि हम अपना उर्दू अदब जो है उसको फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। तो अब ये यूट्यूब के ज़रिए ही लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, तो ये हमारा अदब आगे बढ़ेगा, फिर वो भी शेयर करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। तो अब मैं आपके साथ हाजिर होंगी अपनी 54 नंबर की कहानी की, और उसका नाम होगा मन की तपिश। तो मेरी दूसरी किताब परछाई और रक्त से कहानी जो अब मैं लूँगी उसका नाम है मन की तपिश। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।